हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। ये हमारी जो यूनिट 2 है जो कि है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 2 है। इसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। इससे पहले हमने डीएसटीएल में सेट रिलेशन फंक्शन जो कि यूनिट 1 थी उसको कंप्लीट करा था। आप चाहें तो उसको भी हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं हमने उसको भी कवर करा है। आप चाहें तो उसको जा कर के हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम शुरुआत करेंगे सब सेमी ग्रुप से। तो सब सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि अगर हम किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ए कॉमा ओ को माने तो वो सब सेमी ग्रुप कब होगा? जो सब सेमी ग्रुप तब होगा जब उससे कोई और दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि सबसेट हो। मतलब ऐसे समझिए, इसमें जो हमारा ए है वो एक एक तरीके से सेट है, और अगर हम मान ले रहे हैं कोई और अदर सेट मान ले रहे हैं जो कि बी है, उस वो क्या है, ए का सबसेट है। ठीक है, अगर बी ए का सबसेट है तो जो बी कॉमा ओ का जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा वो सब सेमी ग्रुप कहलाएगा, अगर हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर ए और बी के अंदर है तो ए ऑपरेशन बी भी बी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी सब सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है, फॉर एनी ग्रुप जी प्रूव दैट जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम देखें तो ए बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। ठीक, अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर हम लॉ लगा दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए बी की मल्टीप्लाई अगर हम उसको मतलब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बी ए हो जाएगा, और बी ए अगर हमारा जी अबेलियन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कम्पिटेटिव भी होगा, तो बी ए इज इक्वल्स टू ए बी होगा। तो यहाँ पर हम ए बी को लिख सकते हैं ऐसे। अब फिर से हम रिवर्स कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो अब ब्रैकेट फिर से वैसी लग जाएंगी। तो ये ए इंटू ये ए स्क्वायर हो गया, और ये बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा स्पीड से करेंगे अभी कवर अप। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक, इसमें कह रहा है डिटरमाइन वेदर अ सेमी ग्रुप विद मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट कैन बी अ ग्रुप। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट होते क्या हैं? जिनका ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट मिल जाए वो आइडेंटिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए हो गया तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक, तो हमने मान लिया यहाँ पे दो आइडेंटिटी एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, इस तरीके से हो गए। अब हमने माना कि जी है जो हमारा एक ग्रुप सेमी ग्रुप है। ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, हमने मान लिया कि वो हमारे जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू, इस तरीके से होगा ये, है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सी तो है नहीं, तो हमने कहा बी ऑपरेशन बी मान लिया यहाँ पर। तो ये बी ऑपरेशन बी क्या है, बी ऑपरेशन बी है यहाँ पर। ठीक, अब राइट साइड में देखो, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की जगह हमने बी लिख दिया। ठीक, हाँ, ए ऑपरेशन बी तो ए ऑपरेशन बी ही चलेगा। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा अभी देखते हैं। कैंसिलेशन लॉ को यूज़ करा। ठीक है, जो ऑपरेशन बी था वो तो हट जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, बी हमारी जो हो गई वो राइट आइडेंटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका ऑपरेशन करने पर ए के साथ हमें ए ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अगेन अब हमने क्या करा, पिछली बार हमने बी को लेके कर रहे थे, अब हम ए को ही लेंगे दो बार। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो बार ए लिया और ए ऑपरेशन बी एसोसिएटिव लॉ के अंदर पुट कर दिया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये ऑपरेशन ए क्या है हमारा ए। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर वो ए ही रहेगा। ठीक, अब हमने क्या करा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज़ करा, तो ये और ये ए हट जाएगा, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए जो है हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ए ऑपरेशन बी हमें बी दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है बी राइट आइडेंटिटी है, यहाँ पर हमारी जो ए है वो लेफ्ट आइडेंटिटी है, और हमें ये पता है कि ग्रुप में एक ही यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी एक सेमी ग्रुप के अंदर। ठीक, अब क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है ग्रुप के अंदर ए। ठीक है, तो सारे एलिमेंट हम एक ही पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सम इंटीजर n, तो इसको कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक,
और जो ए होगा वो होगा हमारा जनरेटर ऑफ ग्रुप। मतलब अगर हमारे पास मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके हैं, ठीक है, और ग्रुप दे रखा है हमें एडिशन के साथ, एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो हम 1 को जनरेटर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे तो हमारा 1 मिल गया, 1 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा, 1 में हम 1 + 1 3 बार ऐसे करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो 1 के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज अ जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, अभी हम इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसके किसी भी एक एलिमेंट के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर सम वैल्यूज ऑफ n, जो कि हमारी पावर में रहेगी। ठीक, उसको कहते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। और जिसके थ्रू, जिसकी पावर्स के थ्रू हम बना रहे हैं वो हमारा हो गया जनरेटर। ठीक, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब बाकी थ्योरी यहाँ पे पढ़ लेना, जो कुछ लिखा हुआ है देख लेना एक बार। ठीक है, मैं अब इसके क्वेश्चंस करता हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये जो ऊपर थ्योरी लिखी है ये पढ़ लेना आप। ठीक, मैं यहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1, ओमेगा स्क्वायर इज अ साइक्लिक ग्रुप। हमें ये मतलब दे रखा है, तो अब हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओमेगा की पावर 0 हमारा ओमेगा 1 होता है, सॉरी, ठीक है, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होता है। ऐसी ओमेगा स्क्वायर अगर लिखेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा जो होगा वो एक जनरेटर हो गया इस ग्रुप का। ठीक, ऐसे अगर हम देखें ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 वो भी 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 अगर हम देखें तो हमारा ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब होता है 1, और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा हो जाएगा, है ना? तो वही यहाँ पे ऐसे लगा दी प्रॉपर्टी, याद तो है ना ये वाली की टर्म पढ़ाई थी शुरू में? हाँ, वही सही। ठीक, तो सारे एलिमेंट्स को हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये साइक्लिक ग्रुप होगा और इसके जनरेटर्स क्या होंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये होती है एडिशन मॉडुलो 6। अब ये मैंने इससे पहले पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। एडिशन मॉडुलो 6 मतलब अगर हम 1 एडिशन मॉडुलो 1 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 1 में 1 जोड़ा हमने, ठीक, तो वो 2 हुआ, और अगर हम उसको 6 से मॉडुलस निकालेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। मतलब अगर 1 + 1 कितना होता है? 2, और 2 मॉडुलस 6, 2 मॉडुलस 6 क्या होगा? हमारा होगा 2। क्योंकि अगर हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 ही आ रहा है ना? मॉडुलस निकालना तो आता होगा, ऐसे ही है। तो अगर हम 6, अब मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे होता 1 मॉडुलस 5 है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, 1 + 1 की पावर 5 मतलब ये 5 है, ठीक है, 5 + 1 जोड़ ले, 5 + 1 हो रहा है, तो 5 + 1 मतलब 6, और 6 से मॉडुलस निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्योंकि 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे उसका, तो क्या आना चाहिए रिमाइंडर हमारे पास? मेरे हिसाब से तो 0 आना चाहिए। बाकी अपनी गणित अलग कर रहे हो तो तुम तो देख लेना। ठीक, मेरे हिसाब से भैया 0 आता है, मुझे तो बचपन में जी पढ़ाया गया है, बाकी देख लेना तुम। ठीक, तो ठीक है, मॉडुलस से घबराना नहीं, इसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आगे चल के। अभी इतना बता दिया मैंने मॉडुलस जो कि ज़रूरी था यहाँ पर। ठीक, तो 1 की पावर 1 1 हो गया, ठीक, 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर को कैसे निकालेंगे? 1 एडिशन मॉडुलो 6, वो सॉरी 1 एडिशन मॉडुलो 6 इसमें 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 1 + 1 करेंगे 2, और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस निकालेंगे उसका, तो 2 हो गया, 1 क्यूब। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है इसका मतलब 1 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे 1 स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 है। ठीक, ऐसी 1 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे क्या है? ये 3 है। 1 की पावर 4 का मतलब क्या है? ये 4 है। 1 की पावर 5 का मतलब क्या है? 5 है। तो ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, 1 स्क्वायर मत कर देना, 1 स्क्वायर मतलब 1 मत कर देना, ऐसे वो गलत हो जाएगा। ठीक, 1 स्क्वायर लिखा हुआ है एडिशन मॉडुलो के साथ ऐसे करके, तो उसका मतलब ये 2 जोड़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, या फिर ऐसे समझ लो थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो हमने माना हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। अगर ऑर्डर 8 है तो कितने जनरेटर्स हो सकते हैं? ठीक है, हाँ, तो हमें ऑर्डर 8 दे रखा, तो इसका मतलब हमारा जो ग्रुप होगा वो इस तरीके से होगा। हमने बना लिया, हमने माना कि एक जनरेटर है, ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक केस होता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मतलब इस ग्रुप के अंदर जो भी इस पावर्स वाले हैं, ठीक है, जो भी रिलेटिवली प्राइम होंगे 8 के, जो भी 8 के रिलेटिव प्राइम होंगे वो जनरेटर होंगे ग्रुप के। ये एक थ्योरम होती है, ठीक है, मतलब जितने भी
जो ग्रुप का ऑर्डर दे रखा हो, ठीक है, उसके अगर प्राइम नंबर्स हैं और उसके रिलेटिव प्राइम हैं अगर नंबर्स ग्रुप के अंदर, तो वही हमारे जनरेटर्स होंगे। तो 7 इज प्राइम टू 8, 7 से ना 8 डिवाइड हो रहा ना 8 से 7, ठीक। तो ये एक जनरेटर होगा ए की पावर 7, ऐसी 5, ऐसी 3, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पे मान लो 9 होता तो 3 नहीं आता, 3 नहीं आता, क्यों? क्योंकि 3 इज़ नॉट प्राइम टू 9, ठीक है। तो वो एक जनरेटर नहीं होता। तो हमारे पास और जनरेटर्स हो जाते, मतलब 2 हो जाता, 4 हो जाता, ऐसे करके जनरेटर्स और भी बढ़ सकते थे, ठीक है। बट ये नहीं होता ऐसा, मतलब 3 नहीं होता, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सीधे थ्योरम्स पे पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन एक कर रखा है मैंने, उसको देख लेना। अगर ना समझ में आए तो पता है तुम्हें क्या करना है, नीचे कमेंट है बॉक्स में भर दो, कर देंगे सवाल समस्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक। ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा हमने, एक साइक्लिक ग्रुप माना जिसमें G1 G2 दो जनरेटर्स हैं। अगर हमें किसी भी साइक्लिक ग्रुप को अबेलियन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रूव कर दें उसके जनरेटर्स को। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अबेलियन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम्यूटेटिव भी तो चाहिए होता, साइक्लिक ग्रुप भी तो एक तरीके का ग्रुप है, ठीक। अगर मैं उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड कर दूँ प्रूफ करके, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो अबेलियन प्रूफ हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया, G1 G2 दो जनरेटर्स ले लिए, ठीक। G1 इज टू ए की पावर आर, जहाँ पे आर के इंटीजर है, के की पावर के, G2 हो गया जहाँ पे के सब इंटीजर है, ठीक है। G1 इंटू G2 निकाला तो ए की पावर आर इंटू ए की पावर के, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो ऐड कर दिया। और एडिशन क्या फॉलो करता है, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप चाहें तो, मैंने नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना अपने यहाँ, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसको फिर से अलग कर दो, ठीक। तो G1 इंटू G2 इक्वल्स टू G2 इंटू G1, ये कम्यूटेटिव प्रूव हो गया, इसलिए ये हमें अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम एक प्रूव हो गई, आगे बढ़ते हैं अब। तो भाई इस थ्योरम के ऊपर भी एक थ्योरम है, ठीक है, वो सिंपल है, लेकिन अगर एक बार पढ़ लोगे तभी समझ में आ जाएगी, ना आए तो पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमसे कह रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, देन ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू इफ ई इफ एन इज अ डिविजर ऑफ एम। डिविजर थ्योरम को प्रूव करना है। ये अच्छी थ्योरम है, कई बार आई है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लो, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो कंडीशन हमें लेके चलनी है हम उसको प्रूव करते हैं। यानी कि हमें क्या लेके चलना है, हमें ए की पावर एम इक्वल्स टू ए की लेके चलना है, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पहले सी कंडीशन जो है वो सपोज कर ली कि वो ट्रू है कि एन इज़ अ डिविजर ऑफ एम, ठीक। तो अगर हम देखें किसी भी नंबर को किस से डिवाइड करें, जैसे मान लो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ आंसर आता है, यानी कि हमारे पास 2 निकल के आता है, क्वोशेंट वगैरह है ना। तो जो एम है अगर हम उसको एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तब भी क्वोशेंट निकल के आएगा, तो उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो एम इज इक्वल्स टू एन क्यू हो गया, ठीक। अब अगर हम देखें तो ए की पावर एम क्या होगा, ए की पावर एम होगा क्या, एम की पावर एम इज इक्वल्स टू ए की पावर एन क्यू भी लिख सकते हैं। और ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एन होता है ई, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक अगर एन ऑर्डर है और जहाँ पे दे रखा है ना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर एम इज ए एन इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा, है ना। ध्यान है, ठीक। तो ई के पावर, और हमने एक पीछे प्रूव करी है काफ़ी सारी चीज़ें भी, कि अगर आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा आइडेंटिटी ही आता है। तो ई की पावर की इज इक्वल्स टू ई, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन एंड एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, ठीक। अब हम सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास हमने माना कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ई है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन, तो एन इज लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा, ठीक। अब सिंस m is an integer and n is a positive integer, therefore by division algorithm there exist, अगर हम डिविजन एल्गोरिदम देखें, ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, अगर हम 2 को निकालना चाहें, मतलब 4/2 है, ठीक है, तो वो आता है हमारे पास 2, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 है, मान लो हम निकाल रहे हैं 5/2, ठीक है, हमने निकाला 2, 2 हो गया हमारा क्वेश्चन, रिमाइंडर आया 1, ठीक। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ और 1 जोड़ दूँ, यानी कि मैं जो जैसे डिवाइड कर रहा हूँ उसकी मल्टीप्लाई मैं क्वेश्चन से करूँ और उसमें रिमाइंडर जोड़ दूँ, तो मेरे पास वही नंबर तो बन के आ जाएगा,
है ना। वही चीज़ यहाँ पे है, जो नंबर है वो इज इक्वल्स टू जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहाँ पे ये बात हमने डिविजन एल्गोरिथम थ्योरम से लिख दी। होप आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा आर है वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा या फिर बराबर ही हो सकता है। ठीक, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ए की पावर m इज इक्वल्स टू लेके चलेंगे। ठीक है, ए की पावर m हमें अभी निकाला है कि एन क्यू प्लस आर है। ठीक, तो इसको अलग अलग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर देखो ए की पावर n क्या है हमारा, ई है। ठीक, अगर हम ऐसे करके लिखेंगे इसको वो तो ऐसे हो जाएगा, और ई की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा ई ही रहेगा। और ई की कंपोजिशन निकालें किसी के साथ तो वो वही आता है, तो ए की पावर आर आ गया। ठीक, तो ए की पावर m इज इक्वल्स टू ई और एक इज इक्वल्स टू ए की पावर आर। ठीक, अब हमें पता है कि हमारा जो आर है वो लाई कर रहा है 0 से लेकर n के बीच में। ठीक, तो ए की पावर आर इज इक्वल्स टू ई हमको यही सजेस्ट करेगा कि आर हमेशा हमारा 0 के इक्वल रहेगा। क्यों नहीं तो फिर हमारा जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा n के इक्वल नहीं हो पाएगा। देखो ना, अगर हम ए की पावर आर को भी मैं ई के इक्वल निकाल दूं तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर आर इज इक्वल्स टू ई, यानी कि मेरा जो ऑर्डर है वो ए का वो आर भी हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर तो एक ही रहता है, सेम ही रहता है ना। तो वो हमेशा एन के इक्वल है, हमें हमें रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक, तो अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है, तो हमारे पास जो एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर आर है वो इस तरीके से रहेगा कि ए की पावर आर इज इक्वल्स टू ई हो जाए। ठीक, और आर हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो अगर हमारा आर इज इक्वल्स टू 0 है तो एम इज इक्वल्स टू एन क्यू हो गया, और एम इज इक्वल्स टू एन क्यू का मतलब क्या हुआ, एन इज अ डिविजर ऑफ एम। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो पीछे रिवाइंड करके देखना, आ जाएगी समझ में। ठीक है, इसके नीचे एक और थ्योरम है, ये वाली थ्योरम ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप ऐसी थ्योरम है, ये एक्चुअली अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें खाली मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज़ हुआ है, पीएमआई का। तो वो तो 11वीं 12वीं में भी पढ़ा था आपने, तो आई होप उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ना हुआ तो पीएमआई की वीडियो कहीं और से देख लेना, समझ में आ जाएगी। समझ में आना पीएमआई, फिर उसके बाद उसको समझ लेना। अब मैं पीएमआई पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ अभी तुम्हें। ठीक है, समझ लेना, परेशान मत होना। अगर दिक्कत आ जाए ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो पूछ लेना, बता देंगे तुमको। ठीक, अब देखते हैं हम परमुटेशन ग्रुप को। तो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें क्या होता है, एक अगर फंक्शन एफ सच दैट ए टू ए की अगर मैपिंग है, अगर वो 1 1 हो और 1 2 हो तो उसको हम परमुटेशन ग्रुप के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, कोई भी एक सेट है और उस पर जो फंक्शन है वो ऐसा है कि उसकी मैपिंग ए से ए पर है। अगर वो 1 1 1 2 दोनों है तो इसका मतलब अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू इट सेल्फ इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑन ए। ठीक है, तो मतलब ए से एक अगर हमारा 1 1 1 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइजेक्शन हुआ, और अगर उसकी मैपिंग खुद ही पर हो रही है तो वो क्या हो गया, हमारा परमुटेशन हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ परमुटेशन। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, परमुटेशन की डिग्री। ओके, परमुटेशन ग्रुप की बात करें तो अगर मैं पी एन नाम का कोई भी एक परमुटेशन का सेट ले लूँ, उसका कुछ उस पर कोई कंपोजिशन लगा दूँ और उसका अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दूँ तो वो परमुटेशन ग्रुप होगा। तो आप यहाँ पे उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, अगर मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। और हाँ, ये जो 1 है ये हमारा है ए, और ये जो 2 है ये हमारा है एफ ए। अभी बताता हूँ इसको, चलो नीचे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि F1, अगर मैं F में कोई फंक्शन F है उसमें अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, ऐसे ही अगर मैं 2 डालूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। तो ये मैपिंग को ही शो कर रहा है। ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं है। तो अगर हम जनरली बात करें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वलिटी, इक्वलिटी कैसे हो सकती है, अगर हमारी मैपिंग जो है वो सेम हो, मतलब 1 का मैपिंग क्या आ रहा है 2। ठीक, यहाँ पे 1 की मैपिंग क्या है 2, ऐसे ही अगर हम 2 की देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 की 4 और 4 की 1। अगर ये सेम है तो दोनों परमुटेशन इक्वल होंगे। आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी मतलब अगर हम जो जो वैल्यू डालें वही हमें मिल जाए आउटकम में तो वो आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन निकालना, तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए हम कुछ नहीं है इसमें, खाली हमें कंपोजिशन ही निकालनी होती है। ठीक है, तो
हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो ये नीचे वाली रो है ये B1 B2 B3, ठीक है, और इसकी जो टॉप वाली है यानी कि B1 B2 B3, ठीक, ये सेम ही सेंस में बने। मतलब अगर ये दोनों सेम सेंस में है तो हम सीधे लिख सकते हैं A1 के नीचे C1, A2 के नीचे C2, ऐसे करके हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन करके। क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 3 2 1 ऐसे करके हमें दे रखा है, तो परमुटेशन F और G, ठीक, हमें हमसे पूछा गया FOG निकालना है हमें, ठीक। तो हमने F लिखा और G लिखा। अब G को इस सेंस में लिखो कि ये जो इसकी लास्ट वाली रो और इसकी फर्स्ट वाली रो सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 1 था, तो 3 2 1 लिख दिया और उसके अकॉर्डिंगली उसकी इमेज लिख दी यहाँ पर, ठीक। तो अब फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, यही हमारा हो जाएगा परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। करके देखना, ना आए समझ में तो फिर से रिवाइंड कर लेना वीडियो को, ठीक है। अब इन्वर्स परमुटेशन, इन्वर्स में क्या होता है कि हमारा जो इमेज होती है वो मतलब जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जो ये है मैपिंग, ये ऊपर वो एफ ए हो जाती है और ये जो होता है वो एफ ए बन जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, बेसिकली बात है। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा फंक्शन के टर्म्स में तो वो इस तरीके से कुछ बन जाता है, ठीक। तो ये होता है हमारा इन्वर्स परमुटेशन, ठीक। तो इन्वर्स परमुटेशन निकालना है, इस परमुटेशन का पी दे रखा है, मान लो हमने ये पी मान लिया, ठीक है। अब हमने माना कि इसका इन्वर्स क्या होगा, हमने माना कि 1 2 3 4 5 ये मैपिंग हो गई और इसमें जो एक्स वाई जेड यू वी हो गए वो हमारा इन्वर्स परमुटेशन के इमेजेस होंगी, मतलब जो निकल के आएगा, ठीक। अब हमने क्या करा, ये लिखा उसकी मल्टीप्लिकेशन निकाला दूसरे वाले के साथ जो हमने लेट कर है, ठीक। अब वही है, सेम सेंस में लिखेंगे। अगर सेम सेंस में लिखेंगे तो इसका मतलब इस तरीके से लिखेंगे कि इसकी लास्ट रो इसकी फर्स्ट रो सेम हो जाए, तो लास्ट रो फर्स्ट रो को सेम बनाया, ठीक। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये आया, यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आया तो अगर हम ध्यान से इसको वो करें एनालाइज करें तो y की वैल्यू क्या है 1, ठीक, ऐसे z की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे से सीधे सीधे वैल्यूज निकल आई, ठीक। तो हमारा जो परमुटेशन जो हमने माना था वो क्या बन जाएगा, अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। और यही हमारा इन्वर्स परमुटेशन हो जाएगा, ठीक। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके नीचे क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज ऑल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें कोई भी एक सेट दे रखा हो उससे हमें परमुटेशन ग्रुप बनाने हो बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल एन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, मान लो उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के अंदर, तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस कितने हो सकते हैं, वो होते हैं फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, 6 परमुटेशन बनेंगे, 6 के 6 मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा है कंपोजिशन टेबल बनाना, कंपोजिशन टेबल बना के फिर उसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद आपका उसको ग्रुप प्रूव कर देना, ठीक। अब मैं समझ रहा हूँ आप ये कर लोगे क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया है ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस करे थे हमने उसके। अगर नहीं समझ में आया हो तो नालायक को पीछे वाली वीडियो देख के आओ, ऐसे दुष्टता मत करो, पढ़ लो थोड़ा, ठीक है, पेपर आ रहे हैं, सिंसियर हो जाओ, ठीक। चलो मैं ये नहीं करा रहा, कर लेना, ठीक। और परेशान हो तो कोई दिक्कत हो तो पता है तुम्हें कहाँ लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन पता है क्या होता है, साइकिल्स ही बनती है एक तरीके से, ठीक है। ये थ्योरी व्योरी पढ़ लेना, मैं सीधे तुम्हें बता रहा हूँ साइक्लिक परमुटेशन बनता कैसे है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो ये है ये इसी की तो है, ऐसे इमेज ऐसे क्रॉस में देखो डायगनली यही बन रहा है, ऐसे ये बन रहा है, ऐसे ये बन रहा है, ऐसे ये बनेगा, और जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले का बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइक्लिक परमुटेशन, ठीक। समझ में आ गई बात, मतलब जो पहले तो डायगनल रिलेशनशिप होगा, फर्स्ट वाला बनेगा वो लास्ट वाले का बन जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आई फिर से एक बार रिपीट करो, इसको थ्योरी को पढ़ना, नोट्स को जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट 1 था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब ऐसे रैंडमली अरेंज करके नंबर लिखे हैं 1 2 5 3 6 4। तो 1 की एक्चुअली अगर हम देखें तो 2 किसका है, ये ऐसे डायगनल रिलेशन बन रहा है, ऐसे देखो यहाँ पे डायगनल रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि इसका डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है लेकिन इसका डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि डायगोनल रिलेशनशिप कुछ एलिमेंट्स का बनता है, कुछ का नहीं बनता है। तो जिनका बन जाता है उनको हम साइकिल ऑफ लेंथ में कंसिडर कर लेते हैं, मतलब द लेंथ ऑफ साइकिल रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परम्यूटेटेड बाय दिस साइकिल। मतलब जैसे 1 2 का बन गया ऐसे, ठीक। अब देखो 2 के नीचे 4 है, 4 के नीचे देखो 3 है, 3 के नीचे क्या 1, तो 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3। अगर देखो ना 1 के नीचे 2, फिर डायगोनल रिलेशनशिप देखो, डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है 2,
2 के नीचे 4 और 4 का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ आएगा, 4 के साथ। 4 के नीचे 3, 3 पे देखो 3 के नीचे 1 यानी कि फर्स्ट हो गया ये। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 2 4 3 और 1 के नीचे क्या था 2, ठीक है, और 2 के नीचे क्या था 4, 4 के नीचे क्या था 3, 3 के नीचे क्या था 1। तो इस तरीके से ये हमारा साइकिल कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो साइकिल ऑफ लेंथ क्या होगी 4, ठीक, ऐसे हो गया। और जो अकेले ले जाते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ठीक। साइकिल ऑफ लेंथ 1 को हम ओमिट कर देते हैं, ठीक है। अब इस ये जो 1 2 4 3 है इसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन चारों वेज में से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब तो साइकिल ऑफ लेंथ डिसजॉइंट कम होंगी जब उनमें कोई भी कॉमन सिंबल नहीं होगा। जैसे 1 1 3 5 था, यहाँ पे 2 6 8 9 है। अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट सेम होता तो ये डिसजॉइंट नहीं होती, जैसे कि इंटरसेक्शन वाला केस ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, ठीक, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगी। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसपोजिशन पे। ट्रांसपोजिशन कुछ नहीं होता है, साइकिल ऑफ लेंथ अगर 2 की है तो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जैसे 1 2 है, ठीक, इसमें 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है, तो ये जो होगा वो साइकिल ऑफ लेंथ 2 हो जाएगा। अगर 3 की बात करें तो परमुटेशन कैसा बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये ट्रांसपोजिशन नहीं होगा, सिर्फ 2 की साइकिल लेंथ का ट्रांसपोजिशन बनता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। आगे देखते हैं। अब देखो, अब दो साइकिल्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो ये था पूरा, तो अभी देखो 1 2 3 5 6 4 इसमें नहीं है ऐसा एलिमेंट, ठीक है, और इसमें 2 और 3 नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 लिखा, ठीक, उसकी साइक्लिक बना लिया, यानी कि 1 के नीचे 2 आएगा, 2 के नीचे 3 आएगा, 3 के नीचे 1 आएगा। अब 4 जो बचा उसके नीचे हम 4 ही लिख देंगे। इसका मतलब ये आइडेंटिटी परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर इसका कंपोजिशन निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 5 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, जब भी एलिमेंट कम पड़ जाए तो यही टेक्निक अपना लेना, जो एलिमेंट हो उसके नीचे वही वाला एलिमेंट लिख देना जो कम पड़ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कम पड़ रहा तो 2 के नीचे 2 लिख दिया, 3 कम पड़ रहा तो 3 के नीचे 3 लिख दिया, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन बता ही दिया मैंने तुम्हें, मल्टीप्लिकेशन कर लेना। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा आंसर, ठीक। साइकिल ऑफ लेंथ रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी परमुटेशन। सो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी परमुटेशन कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको ओमिट कर देना और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5, यानी कि 1 2 3 5 ऐसे करके बन जाएंगे, ठीक। और 6 और 4 अलग बन जाएंगे, देखो, क्योंकि 6 के नीचे 4 और 4 के नीचे 1, तो सॉरी ये पूरी साइकिल बन रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, पूरी साइकिल बनेगी, लास्ट में बस 4 आ रहा है, ठीक है। क्यों 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 4, 4 के नीचे 1। देखो ना एंड तक बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। ओके, अब हम आगे आते हैं इवन ऑड परमुटेशन पे। इवन ऑड परमुटेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम रिप्रेजेंट कर पाएँ तो वो इवन होता है परमुटेशन, अगर ऑड में होता है रिप्रेजेंट तो वो ऑड परमुटेशन होता है। अब देखो इसका एग्जांपल बता देता हूँ। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें एज द परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसे डिसजॉइंट साइकिल के रिप्रेजेंट मतलब उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी 1 1 बन रहे हो, 1 की साइकिल बन रहे हो, उनको अलग कर लो। देखो 6 का अकेला बन रहा है, 7 का अकेला बन रहा है, तो उनको अलग कर लिया, ठीक। अब लंबा वाला देखो 1 3 4 5, ये देखो 1 3 4 5 ये सबका बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि 1 के नीचे 2 और 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 1, तो यानी कि ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक, ठीक। तो ये बन गया। ऐसे 8, 8 के नीचे 9, 9 के नीचे 8, तो ये 2 का बन गया, ठीक। अब इनको हटा दो तो ये बन गए, ठीक। तो ये कितने मतलब डिसजॉइंट साइकिल हो गए, 2 ही हो गए, ऐसे बनेंगे, ठीक। अब लिखा हुआ है डिकम्पोज द परमुटेशन, इसको मतलब डिकम्पोज करना है छोटे छोटे ट्रांसपोजिशंस में, ठीक। तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसको डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो परमुटेशन था उसमें 1 6 हो गया, ऐसी 2 5 3 हो गया, ऐसी 4 और 7, ठीक। बना तो लोगे ना डिसजॉइंट साइकिल, ठीक। 4 और 7 को हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, क्योंकि वो सिंगल लेंथ का बन रहा है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक। हाँ, सिंगल की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, गहरी बात है, अब कोई बात नहीं, इतना बुरा ही मत मानो है। अरे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो बस, अच्छा पढ़ लो, मिल जाएगी नौकरी। 4 और 7 को हटा दिया, ठीक, तो और 1 और 6 बचा और 2 5 3 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 5 3 को देखूं तो ये 3 की लेंथ का बन रहा है, मुझे 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फंडा है, शॉर्ट ट्रिक है, समझ लो। अगर मुझे इस ऐसा ऐसा 3 का दे रखा हो, 2 में तोड़ना है, तो पहला एलिमेंट पकड़ो
उसके साथ सबकी एक साइकिल ऑफ लेंथ बनाते चलिए, मतलब 2 की 5 के साथ, 2 की 3 के साथ, ऐसे बन गई। और अगर एक और एलिमेंट दे रखा हो तो यहाँ पे 6, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 की 5 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 6 के साथ, तो एक और आ जाता है यहाँ पे, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ईजी वे है, ठीक, समझ गए, क्लियर। तो 1 6 और इसका बना लो छोटा छोटा, बस बन गया ख़त्म। अगला वाला खुद ही कर लेना, मैं नहीं बता रहा, आगे बढ़ रहे हैं अब। देखो कोसेट, तो कोसेट में क्या होता है, सपोज जी इज़ अ ग्रुप, मतलब अगर हमारा कोई जी ग्रुप है और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, ठीक है। और कोई भी एक एलिमेंट ए मान लिया जो कि हमारे जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अगर हमारा सेट हम बनाएं एच ए का, तो वो इस तरीके से बनना चाहिए कि उसके अंदर एलिमेंट आए स्मॉल एच इंटू ए, जहाँ पे स्मॉल एच किस में बिलोंग करेगा, एच का एलिमेंट होगा, ठीक है। कैपिटल एच का एलिमेंट होगा स्मॉल एच, और जो हमारा ए है वो जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा बनेगा कुछ तो वो राइट कोसेट कहलाएगा, और वो जो कि राइट कोसेट है वो किससे जनरेट हुआ है, ए से, ठीक है। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, मैं डेफिनेशन याद करवा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं समझा सकता, डेफिनेशन है, कट नहीं पड़ेगी, ठीक। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट कोसेट की बात करें तो वो ए एच हो जाएगा। ए एच यहाँ पे ए क्या है, हमारा जी का एलिमेंट है, और एच क्या है, स्मॉल एच, जो हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट है, जो कि सब ग्रुप है एक, जो कि जी का सब ग्रुप है, जी क्या है हमारा एक ग्रुप, ठीक। अब जो ई होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जी में, है ना। अगर हमने माना कि हमारे पास ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी के अंदर, तो जो हमारा एच ई और ई एच होगा वो सेम ही होगा, तो वो हमारा एच से इक्वल होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो एच जो है वो अब खुद का ही राइट और लेफ्ट दोनों का कोसेट है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। ऐसी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो देख लेना ऐसे, ठीक। हाँ, एक बात, अगर ग्रुप हमारे अवेलियन हैं तो राइट और लेफ्ट कोसाइड दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ग्रुप इक्वल नहीं है तो ऐसा हो भी सकता है कि इक्वल हो राइट और लेफ्ट कोसाइड, और नहीं भी हो सकता है कि इक्वल ना हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि क्लियर नहीं है कि होते ही नहीं होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल क्लियरली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये सब पढ़ लेना। अब मैं ये एग्जांपल बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। लेट जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर होंगे, ठीक। इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम कहो भैया रेशनल नंबर भी होते हैं, या फिर आप हम तो रियल नंबर भी लेंगे, ना ना ना, इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। तो अगर देखो यहाँ पर, तो हमारा जो जी है वो एडिटिव ग्रुप है, ठीक है। तो एडिटिव ग्रुप है मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा इसका मतलब कि वो अबेलियन होगा। तो अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी पूरी जी की, तो हमारे पास एच जनरेट हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एच आ गया, ठीक। तो हमारे जो अगर जी अबेलियन है तो राइट और लेफ्ट कोसेट दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो तो हम पहले राइट कोसेट बना ले रहे हैं एच का जी में, ठीक है, जो कि इस तरीके से बने। तो ऐसे बन गया, हमने जीरो जोड़ा, ठीक है। जीरो जोड़ने पे हमारे पास वही सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक। वन जोड़ा तो ऐसे आ गया, टू जोड़ा तो ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा, एच प्लस 3 करूंगा ना, तो वो मुझे फिर से एच एच दे देगा। ध्यान से देखो, ये देखो पीछे एच करा था अभी, पीछे एच था इंटीजर्स वाला, तो ये सारे के सारे हमें वही तो दे रहा है एच, ठीक है। और अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो वो मुझे एच प्लस 1 दे देगा। ऐसे ही अगर मैं 5 जोड़ूंगा, सो ऑन जो करूँगा, तो वो रिपीट हो रहा है। तो मतलब कितने अलग अलग मेरे पास कोसेट्स हो गए, 3 ही तो हुए, एच प्लस 0, एच प्लस 1 और एच प्लस 2, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अगर मैं इनका यूनियन निकाल दूँ तो वो मेरे को जी दे देगा। ये प्रॉपर्टी इलस्ट्रेशन यहाँ पे क्लियर हो गई आपको, ठीक। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कोसेट की, ये देख लेना, ठीक है। ये नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें एक थ्योरम बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आती है, हर साल आई है ये थ्योरम, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लैग्रेंज थ्योरम, ठीक। इसमें क्या है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज अ डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सब ग्रुप है और एक ग्रुप है, तो ठीक है, तो जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो डिविज़र होगा सब ग्रुप का, सब ग्रुप के ऑर्डर के डिविज़र होगा वो, ठीक। तो हमने माना कि जी हमारा कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर है एन, और हमने एन एम माना जो कि हमारा सब ग्रुप है का ऑर्डर है, ठीक है। एच हमारा सब ग्रुप है, ठीक। तो अगर हमारा ऑर्डर एम है तो हम ये कह सकते हैं कि एच के अंदर H1 H2 H3 H4 करके ऐसे एच अप टू एच एम
एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना। ठीक, तो अगर हम ए मान रहे हैं जी के अंदर कोई एलिमेंट, तो उसका राइट कोसेट अगर हम निकालें तो वो एच ए से आएगा, और एच ए क्या होगा, एच वन ए, एच टू ए, एच अप टू एच एम ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एच ए हैज़ एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, मतलब एच ए के अंदर कितने डिस्टिंक्ट मेंबर्स हो गए, एम। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा जो एच आई और एच जे है वो मतलब इक्वल होता है इन केस ऑफ अबेलियन। ठीक, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, एच के पास एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं तो इसका मतलब उसके राइट कोसेट के पास भी कितने मेंबर्स होंगे, एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। अब एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर डिसजॉइंट, दैट इज दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, तो मतलब डिसजॉइंट का मतलब ही यही है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक, अब माना कि जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, और हमने माना कि, तो अगर हम जी से जनरेट जी के जो राइट कोसेट निकाल रहे हैं एच के अंदर वो भी फाइनाइट होंगे, तो हमने मान लिया वो के हैं। ठीक, अब जो जितने भी ये के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, अगर हम उनका यूनियन निकाल दें तो वो हमें जी दे देगा। अभी मैंने पीछे करा था एच प्लस जीरो, एच प्लस वन और एच प्लस टू का यूनियन निकाला तो जी हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पर जो के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं उनका अगर मैं यूनियन निकाल दूँ तो वो जी दे देंगे मुझे। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी में जितने होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो सम होंगे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए टू अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए के, ये होगा सम। ठीक, अब अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू के इंटू एम। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, के, और इसका ऑर्डर क्या है, एम, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू के इंटू एम हो जाएगा। हमने पहले ही कंसिडर करा है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एम, सॉरी एन, और ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार एच आ रहा है वो है के टाइम्स। ठीक है, तो के टाइम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एच, तो ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एम, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो मेरा प्लस आर आना चाहिए था वो कितना है, ज़ीरो। तो इसका मतलब जो एम है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है एन को, हेंस एम इज़ अ डिविज़र ऑफ एन। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एच इज़ अ डिविज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। यही चीज़ प्रूव करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नहीं आई हो समझ में एक बार फिर से देखना, फिर नहीं आई हो फिर से देखना, नहीं आई बिल्कुल भी नहीं आ रही है कमेंट में बताना, अलग से समाधान करेंगे इसका। हर साल आती है 10 नंबर में। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल आई जाती है, इसके साथ एक क्वेश्चन आ जाता है या तो लग के 10 नंबर में आता ही आता है ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है, वो तो बहुत ही बढ़िया है, M2 में देख ही ली थी, है ना। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरम, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अगर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो उनको फाइव के इक्वल प्रूफ कर दो या फिर उनको सेम इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो अगर हम पहले मान के चलेंगे कि एच ए और एच बी डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि एच ए अगर एच बी डिसजॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, वो देखते हैं। हमने माना कि सी कोई एलिमेंट है वो हमारा एच ए और एच बी दोनों में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू एच वन ए और सी इज इक्वल्स टू एच टू बी हमने सपोज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, एच वन ए और एच टू बी दोनों इक्वल हो गए, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना था, कैपिटल एच ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एच बी प्रूव करना है। ठीक, तो हमने क्या करा, एच इनवर्स को दोनों तरफ ऑपरेशन में लगा दिया। ठीक, एच इनवर्स लगाया तो एच इनवर्स एच वन इनवर्स और इंटू एच वन, ये क्या हो जाएगा ई, और एच वन इनवर्स एच टू, ये तो चलेगा ही। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर ई और ए देखें तो वो तो हमारा ए बन जाएगा। ठीक, और हम साथ में क्या कर रहे हैं, एच को ऑपरेट कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक, तो ये एच हो गया, एच ए, और यहाँ पे एच, ये अब तो बाकी वैसे ही रहा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर हम रिकॉल करें एक थ्योरम, तो हमारा कोई भी सब ग्रुप तभी बनता है जब ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर। तो ये वही तो चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे एच टू एच वन इनवर्स लिख दूँ तो वही जो चीज़ हो गई, ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच, जो कि सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी तो ये होती है, ये लिखी हुई है। ठीक, ये थ्योरम भी प्रूव करी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये एच में बिलोंग करेगा, तो ये एच हो गया। ठीक, अब एच इंटू एच, एच खुद का एक सबसेट होता है, मतलब एक सिंगल एच डबल एच का सबसेट हो सकता है और एक डबल एच सिंगल एच का सबसेट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, डबल एच इज इक्वल्स टू सिंगल एच। ठीक, तो मैं डबल एच की जगह यहाँ पे सिंगल एच लिख सकता हूँ।
ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर आइदर या तो ये फाई के इक्वल होगा या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली इसका उल्टा भी हम प्रूफ कर सकते हैं, मतलब अगर अभी हमने राइट के लिए प्रूफ करा तो हम लेफ्ट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं सेम वे में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स एच जी इज इक्वल्स टू एच जी बिलोंग्स टू एच, फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच जी बिलोंग्स टू एच। नॉर्मल सब ग्रुप मतलब हमें एच ए इज इक्वल्स टू ए एच प्रूफ करना है, मतलब राइट और लेफ्ट कोसेट को इक्वल प्रूफ करना है। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि ये थ्योरम आप खुद से करिए। सिंपल सी थ्योरम है, पूरी थ्योरम में बेसिस और कॉन्सेप्ट है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो आप इसको करके देखिए। हम पहले एच ए को सबसेट प्रूफ करेंगे ए एच का, फिर ए एच को एच ए का सबसेट प्रूफ करेंगे और फिर उन दोनों को इक्वल रख देंगे। जो बेसिक से हम करते जा रहे हैं वही चीज़ करेंगे। ना है समझ में तो पूछ लेना, मैं अब आगे के टॉपिक को बढ़ा रहा हूँ जो कि है हमारा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। ठीक है, तो अगर जी ऑपरेशन मैप करेगा जी डैश मल्टीप्लिकेशन को, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम फंक्शन के रूप में देखें तो एफ एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई क्या है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरीके का जो हमारा जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी ये सब कैलकुलेशन होगी, ये सब हमारा क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म के अंदर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो, और एन इंजेक्टिव और वन वन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। अगर मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डैश हो जाए या फिर मतलब एक्स और एक्स डैश इक्वल हो जाए तो ये मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, मतलब वन वन हो गया होमोमॉर्फिज्म, तो वो हमेशा मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ऐसे ही सब्जेक्टिव क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कहलाता है एपिमॉर्फिज्म। ठीक है, बाईएक्टिव क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर खुद को मैप कर ले तो वो एंडोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म ऐसा ग्रुप जो खुद को ही मैप कर ले, आइसोमॉर्फिज्म ऐसा जो खुद को मैप करे वो होता है ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्लियर हो गई, यहाँ पे पढ़ लेना, थ्योरी इतना है नहीं इसमें। चलो अब थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम कह रही है कि लेट जी एंड जी डैश को दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, बी ग्रुप्स विद रेस्पेक्टिव आइडेंटिटीज ई एंड डी डैश इफ एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, देन हमें प्रूफ करना है कि एफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश। तो मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ आपको और नीचे के कुछ पार्ट बताऊँगा, बीच में मैं कुछ पार्ट्स को स्किप कर दूंगा क्योंकि सिमिलर है तो सब नहीं करा रहा मैं, देख लेना, ना समझ में आए बता देना। ठीक है, बता देंगे आपको। तो पहले पार्ट में देखो, एफ इज इक्वल्स टू ई डैश प्रूफ करना है, तो हमने उसके लिए क्या करा, एक एलिमेंट माना कि जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब ए जो हमारी जी से मैपिंग है वो किस में है, जी डैश में। तो अगर ए हमारा जो है वो जी का एलिमेंट है तो उसकी जो मैपिंग होगी यानी कि उसका जो फंक्शन होगा वो किस में होगा, जी डैश में। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने ए में एक एलिमेंट माना, उसकी मैपिंग किस में होगी, जी डैश में। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में थ्योरम में दिया हुआ है कि ई डैश हमारी एक आइडेंटिटी है जो कि जी डैश में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ई डैश जो हो गई वो जी डैश जो हमारा सेट है उसकी आइडेंटिटी है। तो अगर हम उसका कंपोजिशन निकालें एफ ए के साथ तो वो क्या आएगा, एफ ए आना चाहिए, है ना, आइडेंटिटी है। ठीक, तो और जो हमारी ई है वो किसकी आइडेंटिटी है, जी की। तो अगर मैं उसका कंपोजिशन निकालूंगा ई ए के साथ तो वो ए आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के थ्रू हमने क्या करा, इसको अलग अलग कर लिया। जहाँ पे क्या होता था, एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, ये होता था। तो यहाँ पे ये वही वाली डेफिनेशन लगा दी, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे खाली ये और ये एफ ए हटाने हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। तो अगले स्टेप में यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अगले पार्ट पे बढ़ रहे हैं जो कि है फोर्थ पार्ट। ठीक, बाकी ऊपर के पार्ट देखना, ना है समझ में तो पूछ लेना। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एस बी अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश फॉर ईच सब ग्रुप एस ऑफ जी। हमें ये प्रूफ करना है कि एफ एस जो है वो सब ग्रुप है जी डैश का। ठीक, तो कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो अगर एस हमारा एक सब ग्रुप है जी का तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि एस नॉन एम्प्टी ना हो। ठीक, तो हमने एक एस ऐसा सेट मान लिया कि वो एम्प्टी नहीं है। अब एफ ऑफ एस भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी कुछ प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो एफ ऑफ एस भी एम्प्टी नहीं होगा। अब
हमने क्या करा, एक्स और वाई एलिमेंट्स मान लिए एफ ऑफ एस के, ठीक। तो अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एंड वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा, किसके लिए, जहाँ पे ए और बी कुछ एलिमेंट्स है एस के, ठीक। ए और बी की इमेज एग्जिस्ट करेगी ना एस के अंदर, एफ ऑफ एस के अंदर, सॉरी, एफ ऑफ एस का जो सेट बन रहा है जो कि हमारी ऐसा है, जी से जी डैश की मैपिंग है, ठीक। तो अगर मैं जी में कुछ एस मान रहा हूँ तो उसकी जो मैपिंग होगी वो एफ ऑफ एस होगी, ठीक। अब एस में अगर मैं कुछ एलिमेंट मान रहा हूँ ए और बी, तो उसकी कुछ मैपिंग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मेरे एस एफ ऑफ एस जो कि जी डैश में है उसमें बिलोंग करेगी, ठीक। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक। अब एस क्या है, हमारा सब ग्रुप है, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी जो है वो बिलोंग करेगा एस के अंदर, क्योंकि ए और बी हमारे एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी लग गई, ठीक। तो अगर एक्स ऑपरेशन वाई हम निकालें यहाँ से तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाऊं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और वो जो किसके अंदर आ जाएगा, एफ ऑफ सॉरी एस के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं देखूं एक्स इनवर्स तो वो क्या होगा, मेरा एक्स है एफ ए, तो एफ ए का होल इनवर्स। तो अगर मैं इसको अंदर ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर एफ ऑफ ए होल की पावर एन हो तो वो अंदर आ सकता है एफ ऑफ ए की पावर एन, है ना। तो यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक। ये भी किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एस में बिलोंग करेगा। तो सारे एलिमेंट जो होंगे एफ ऑफ एस के उनका एक इन्वर्स होगा, है ना, उसी के अंदर प्रेजेंट। और अगर हम आई ई जो कि एक आइडेंटिटी है मान ले रहे हैं, ठीक। तो अगर मेरे पास ई एस में बिलोंग कर रही है तो एफ ऑफ ई किस में बिलोंग करेगी, एफ ऑफ एस में, है ना, हाँ। और हमारी एक थ्योरम थी, हमने अभी प्रूव करी थी कि एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश, है ना, ये प्रूव करी थी। तो ई डैश क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एस में आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक। अब अगर मेरी ई डैश जो आइडेंटिटी है वो भी बिलोंग कर रही है एस एफ ऑफ एस के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो एफ ऑफ एस होगा वो ग्रुप हो जाएगा, क्यों, सब ग्रुप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो क्लोजर भी हो रहा है, इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी भी हो रही है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, ठीक। सारी की सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है जो कि एस के अंदर है। यही तो डेफिनेशन होती है सब ग्रुप की, पीछे बताई थी, याद है, नहीं याद है, जाके वीडियो देखो, अभी 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 रिवाइंड करो, पीछे बताई थी, बदतमीजो, याद नहीं रख पाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना था कि हमें एक अगर क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो मैं उसमें बता रहा हूँ, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन एफ ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की पावर होल एन, जहाँ पे एन एक इंटीजर है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था। तो इसका प्रूफ बेसिक सा है, हम जिसे पीएमआई की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो तीन केस मान लेंगे, एन जीरो हो, एन बड़ा हो जीरो से, एन छोटा हो जीरो से, ठीक है। तो अब अगर एन की पावर जीरो मैं लगाऊं, मतलब एफ ऑफ ए, मैं चलो लिख ले रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एन इज इक्वल्स टू जीरो का केस बनाया है। अगर मैं एन इज इक्वल्स टू जीरो रखूँ तो यहाँ पे ए की पावर जीरो, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, तो यानी कि ई, एफ ऑफ ई बन गया, ठीक। और अगर मैं एफ ऑफ ए होल की पावर जीरो लिखूँ तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ई, लेकिन सिंगल ई तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसे मान ले रहे हैं ई डैश, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश, ये तो प्रूफ है, थ्योरम है, ठीक, ये तो ट्रू है, यानी कि ये जीरो पे होल्ड कर रही है कंडीशन। अब अगर एन ग्रेटर देन जीरो मानूं तो मैं हाइपोथेसिस लूंगा कि ये इसके इक्वल है, ठीक, एन इक्वल टू वन पर, ठीक। अब मैं एन इक्वल्स टू के पे से प्रूफ करूंगा, तो ए की पावर के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की पावर के। अब मैंने दोनों तरफ क्या करा, ऑपरेशन लगा दिया विद ए, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ए के प्लस वन, और यहाँ बन गया के ऑपरेशन ए के साथ, ठीक। ये वही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाओ, सॉल्व कर लो इसे, ठीक, आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इक्वल्स टू के पे भी ट्रू है और एन इक्वल्स टू के प्लस वन पे भी ट्रू है। तो इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम नेगेटिव इंटीजर के लिए कर लेंगे। मैं भगा ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि ये पीएमआई का कॉन्सेप्ट है, देख लेना एक बार, ना समझ में आया तो बता देना, ठीक, ठीक है, हो गया। छठे वाले में कुछ नहीं है, डिविजर प्रूफ करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे मुझे प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए का एक डिविजर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना, पीछे जाके मैंने थ्योरम दिखाई थी, ठीक है, मैं यहाँ नहीं दिखा रहा दोबारा। अब
छठे में करना क्या है, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स टू जी हमने माना कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक, और हमने उसका ऑर्डर मान लिया एम, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, ठीक, क्योंकि थ्योरम कह रही है कि ऑर्डर ऑफ ए एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो हमने जो ऑर्डर ऑफ ए माना वो एम माना, जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ ए, अगर मैं ऑर्डर की डेफिनेशन देखूं तो वो क्या बनती है कि स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट एलिमेंट की पावर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक। तो एलिमेंट की पावर मतलब जो ये ऑर्डर है इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक। तो ये बन गया हमारे यहाँ पर। अब अगर मैं दोनों तरफ फंक्शन लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन आ जाएंगे दोनों तरफ, ठीक। और ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से क्या बनता है, होल पावर में बन जाता है, ठीक। और ये क्या होता है, ई डैश, ठीक। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ एफ ए जो है वो डिविजर हो गया एम का, ठीक है, क्योंकि एम जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, ऑर्डर ऑफ ए के, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ऑर्डर है ए का वो डिविजर है ऑर्डर ऑफ ए का, ठीक। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हो गई हो तो एक बार इसको नोट्स में देखना, समझ में आ जाएगी, ओके। अब अगली वाली थ्योरम क्या कह रही है, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड द मैपिंग एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म, देन द होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ जी इज अ सबग्रुप ऑफ द ग्रुप जी डैश, ठीक है। तो हमें सबग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी सबग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए उसमें, ठीक। तो यहाँ पर हम वही प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे बता नहीं रहा हूँ, देख लेना, क्योंकि मुझे बहुत अभी बड़े बड़े टॉपिक्स निपटाने हैं, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, देख लेना, इसको नहीं समझ में आए पूछ लेना, नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे आ जाएगा आई होप, इतने बच्चे भी नहीं रह गए अब कि मतलब सामने लिखी हुई चीज़ है उसको भी न समझ पाए, तो समझ रहे हो ना, चलो पर पानी और डेड वाला सीन होता है ना कुछ, ठीक है। रिंग, रिंग क्या होता है, रिंग में बेसिकली अब तक हम पढ़ रहे थे सिंगल ऑपरेशन के साथ जितनी भी चीज़ें पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डबल ऑपरेशन के साथ। तो रिंग एक स्पेशल केस है जहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेशन होता है एडिशन, एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास आर, आर मैंने कोई एक सेट माना है नॉन एम्प्टी सेट, तो अगर मेरे पास आर और एडिशन को जो मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाऊँ अगर वो अबेलियन ग्रुप हो, ठीक। आर और अगर मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना है तो वो सेमी ग्रुप हो, और आर के अंदर दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो ये कंपोजिशन बन के आती है आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, इसको हम कहते हैं रिंग, ठीक। यही सब मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो एडिशन होती है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 0, और मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है 1। याद कर लो आप ये बात, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर इस नोट के अंदर लिखी हुई है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिटिव ग्रुप इज कॉल्ड द 0 एलिमेंट एंड द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैज आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ठीक। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरीके की रिंग्स होती हैं। अगर आर में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है तो उसे हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे, ठीक। अब कितने टाइप्स की रिंग्स होती है, रिंग विदाउट यूनिटी जिसमें यूनिटी एलिमेंट ना हो, ठीक है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो, वो रिंग विदाउट यूनिटी। बूलियन रिंग जिसमें आइडेंटिटी लॉ को होल्ड कर जाए, मतलब ए ऑपरेशन ए या फिर ए इंटू ए या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो जाए, वो हमारी बूलियन रिंग होगी, ठीक। इन्वर्टिबल रिंग जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक। रिंग की प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 बताऊंगा शुरू की, 2 अपने आप करना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ए इंटू जीरो इज इक्वल्स टू 0 इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू 0 लिखेंगे, ठीक। अब मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 बन गया, ठीक। कैंसिलेशन लॉ लगा दो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा ए इंटू 0, तो उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे ये इसका वो 0 इंटू ए वाला प्रूफ करना हो, सेम मेथड है, प्रूफ हो जाएगा 0, ठीक है। अगली वाली प्रॉपर्टी देखें, इसमें प्रूफ करना है ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, ठीक। तो अगर मैं इसको ये प्रूफ कर दूं
कि a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो मेरा ये बात प्रूव हो जाएगी। देखो इसको मैं अगर इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा, माइनस का माइनस होल में आएगा बाहर, मतलब होल ऑफ ए बी, वो भी नेगेटिव, ठीक। तो वो ये हो जाएगा, इसी के इक्वल तो होगा वो, ठीक। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो अल्टीमेटली वो भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ए कॉमन निकाल लूँ, ए कॉमन निकाला, बी प्लस माइनस ऑफ बी, बी प्लस माइनस ऑफ बी क्या होगा, 0, ठीक। और ए इंटू 0 0, ठीक। सिमिलरली उसका उल्टा ये वाला भी प्रूव कर देना, दूसरा वाला, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हो गई, दो तीन प्रॉपर्टीज और है, देख लेना, बेसिक्स ही है, ऐसे ही सिंपल सी, देख लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आर इज अ रिंग सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, तो हमने क्या करा, ए प्लस ए को माना कि वो आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एक करेक्शन है, यहाँ पर ना जो ये 0 है यहाँ पर ये ए होगा, ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना, बता भी देना कमेंट में लोगों को कि यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। नोट में मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो इसका मतलब ए प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस ए, है ना। तो अब देखो ए प्लस ए के होल स्क्वायर को मैं लिख क्या सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ए प्लस ए का होल स्क्वायर बनता किससे है, ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए से, ठीक। तो ये लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊँ तो ये बनेगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये बन गया। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो ये बनेगा और ये बनेगा अगर मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँ, ठीक। अब मुझे पता है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो ए प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस ए, और ऐसे यहाँ पर ये ए प्लस ए बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन लॉ से सॉल्व कर लो तो ये ए प्लस ए इक्वल्स टू 0 प्रूव हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके दो पार्ट और हैं, देख लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे होमोमॉर्फिज्म पे जल्दी से जल्दी आना, उस पर अपने आराम से टाइम लेंगे, लंबा खींचेंगे उसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो रिंग में फटाफट भगा रहा हूँ अभी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिंग का, तो इसे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आर एक सेट है जो कि है 0 से लेकर 5 नंबर्स तक का, उसे कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, मॉडुलस ऑफ 6, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ठीक है। टू रिंग कंपोजिशन में, टू रिंग कंपोजिशन मतलब डबल डबल तरीके से प्रूव करना है, देख लेना अभी, ठीक है कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में हमने कंपोजिशन टेबल्स बना दी। कंपोजिशन टेबल बनाना पहले बताया था मैंने, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो अगर मैं एडिशन के रेस्पेक्ट में देखूँ तो 0 प्लस 0 0, ठीक, और उसको डिवाइड करो 6 से, क्या रिमाइंडर बचेगा 0, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ अगर 5 और 1 की, तो ऐसे देखो यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना होता है 6, और उसको डिवाइड करो 6 से, कितना रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ देखो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और उसका अगर मैं डिवीजन करूँ 6 तो कितना रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे 4 इंटू 2 8, 8 को डिवाइड करो 6 से, कितना बचेगा 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनती है टेबल कंपोजिशन। आई होप आपको एक बार फिर से क्लियर हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इस टेबल से देखो तो ये और ये अबेलियन ग्रुप है, और ये क्या है, सेमी ग्रुप, ठीक। तो यानी कि अगर इसमें मैं और प्रूफ कर दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक रिंग बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए पहले मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करूंगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और 1 एडिशन मॉडुलो 6 विद रेस्पेक्ट टू 3, ठीक। तो अब यहाँ से चेक करो 1 और 3 का कंपोजिशन क्या दे रहा है हमें 4, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 क्या मिल रहा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिमिलरली ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे
दोनों 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा। सिमिलरली हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करेंगे कि वो इसके अंदर होल्ड कर जाए। अगर वो होल्ड कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा आर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। मतलब अगर 3 इंटू 2 करो और 2 इंटू 3 करो तो 6 ही आता है। अब आपके गणित में 7 आता हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, फिलहाल मेरे ख्याल से तो 6 आता है, तो वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। और प्लस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, अबेलियन ग्रुप भी है पहला वाला, ठीक है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप भी है। तो इसका मतलब ये रिंग हो गया, ठीक, रिंग है, कम्यूटेटिव भी है तो कम्यूटेटिव रिंग हो गया, ठीक। यहाँ पर हमारे रिंग की क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब रिंग सब रिंग को देख लेते हैं। जैसे सब ग्रुप होता है वैसे सब रिंग होता है। क्या कि जो सेट होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना चाहिए, मतलब सब ग्रुप होना चाहिए आर प्लस के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोजर होना चाहिए। ये सब रिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कंडीशंस हैं। क्या कि जो सेट हो वो नॉन एम्प्टी हो, सब ग्रुप होना चाहिए आर एडिशन के साथ, ठीक है, और क्लोज होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है ये मतलब दो तरीके से पूछी जाती है थ्योरम, तो मैंने दोनों तरीक़ों से लिख दी है, बट मैं अभी पढ़ने के लिए नीचे वाली से देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट आर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर फॉर्म्स अ सब रिंग ऑफ आर इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर हमारा एस सब रिंग बन रहा है आर का तो वो तभी बनेगा जब ए और बी बिलोंग करे एस में और ए माइनस बी भी होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ए बी होने चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, देख ले रहे हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या प्रूव करते हैं, जो हमें लेके चलना है, ठीक। तो अगर मैं एस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को एक सब रिंग मान लूँ, तो अगर मेरे पास ए है और बी है एस के अंदर तो मेरे पास उसका इन्वर्स भी होगा, यानी कि एडिटिव इन्वर्स होगा बी का। तो ए तो रहेगा ही, और एडिटिव इनवर्स ऑफ बी विच इज माइनस बी वो भी होना चाहिए इसके अंदर। क्यों? एस एक सब रिंग है, ठीक। तो अगर मेरा ए बिलोंग कर रहा है एस में, माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो ए माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा। किस प्रॉपर्टी से? क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा ए बिलोंग कर रहा है एस में, बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो अगर मैं क्लोजर लगाऊं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ए इंटू बी भी बिलोंग करेगा किस में? एस में, ठीक। ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई तो आप सफिशिएंट कंडीशन पे आ जाते हैं। अब सफिशिएंट में क्या है, लेट हमने माना कि जो कंडीशन है वो हमारे पास गिवन है, ठीक। अब अगर हम फर्स्ट से देखें तो अगर हमारे पास ए एक एलिमेंट हो एस में और माइनस ए भी बिलोंग करेगा एस में, ठीक है, हमने मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक। तो अगर वहाँ से देखें तो जीरो भी एस के अंदर आ जाएगा, यानी कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। सिमिलरली अगर हम बी और माइनस बी को लेके चले, ठीक, मतलब अगर हम ऐसे देखें कि हमारा जो ए है वो एस के अंदर है, माइनस बी एस के अंदर है, ठीक, तो ए प्लस बी प्रूव हो जाएगा। क्यों? कैसे होगा? देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, ए माइनस बी की है, ठीक, और ए माइनस ऑफ माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस बी एस के अंदर आ जाएगा, यानी कि एस जो होगा क्लोज हो जाएगा किसके साथ? एडिशन के साथ, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अब खाली एसोसिएटिविटी बची, ठीक। अब सबसेट में मैंने बताया था अगर कोई भी सबसेट हो तो उसमें सब एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, ठीक। तो वही बात यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। तो जो एस एडिशन हो गया वो क्या हो गया? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया, एसोसिएटिविटी भी हो गई, कम्यूटेटिविटी भी हो गई, इन्वर्स भी हो गया और हमारा क्लोजर भी हो गया। यही 5 चीज़ें तो चाहिए होती हैं, सॉरी 4 चीज़ें, ठीक। तो ये हो गया, और हाँ आइडेंटिटी भी होगी, 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये अबेलियन हो गया। अब हमें पता है कि ए और बी एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और ए इंटू बी भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो हमारा एस है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो जो एस हो गया वो अब क्या हो गया? एक सबरिंग प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि वो सबरिंग होगा, है कि नहीं?
ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक दो बार इस थ्योरम की प्रैक्टिस करना, ये बहुत बार आई है एग्जाम में, ये या फिर लैग्रांजेस थ्योरम कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब रिंग विद जीरो डिविजर और रिंग विदाउट जीरो डिविजर। रिंग विद जीरो डिविजर मतलब अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है लेकिन ए भी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है लेकिन जो ए के साथ प्रोडक्ट आएगा बी का वो क्या होगा, जीरो, तो वो रिंग विद जीरो डिविजर होगा। ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिविजर ये होगा कि ए बी अगर जीरो है तो या तो ए जीरो के इक्वल है या फिर बी जीरो के इक्वल है। ठीक, या फिर अगर ए बी जीरो के इक्वल नहीं है तो ए और बी दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यही बात इन दोनों में लिखी हुई है, थ्योरी पढ़ लेना। हम थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, थ्योरम में प्रूव करना, प्रूव दैट रिंग आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। ठीक है, तो हमें कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करना है। ठीक, हमने माना कि ए बी सी तीन एलिमेंट है आर के अंदर, और हमने सबसे पहले माना कि ए जो है वो हमारा नॉन जीरो है। ठीक, अगर ए नॉन जीरो एलिमेंट है और ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक, तो अगर मैं ए सी को इधर लाऊं तो वो क्या आएगा, निगेटिव ऑफ ए सी, तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने ए कॉमन निकाला, ठीक, तो ए ब्रैकेट बी माइनस सी बना। अब ए जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस सी जीरो के इक्वल है, और बी माइनस सी अगर जीरो के इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। देखो अगर मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाता तो बी इक्वल टू सी आना चाहिए था, ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। सिमिलरली अगर मैं बी ए इक्वल टू सी ए लूँ और इसको इक्वल इधर लेके आऊँ, नेगेटिव आएगा, ए कॉमन निकाला, ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी। राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। ठीक, दोनों लॉ होल्ड कर गए, यही तो प्रूफ करना था थ्योरम में। हो गई क्लियर, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज अ सबरिंग। ये बात पीछे भी ऐसी थ्योरम कराई थी, सिमिलर वैसे ही यहीं पे करना है। ठीक है, सब ग्रुप में करवाई थी, यहाँ पे सबरिंग है। ठीक, बिल्कुल सिमिलर है, एक एक स्टेप लगभग सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा अटेम्प्ट मारो, ना हो समझ, बिल्कुल भी समझ में ना आए, यहाँ पे सॉल्यूशन है देखो, तब भी ना आए कमेंट पे लिख देना, बता देंगे, हम समाधान करवा देंगे, एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। ठीक, अब आते हैं आगे के टॉपिक्स पर, जो कि है हमारे इंटीग्रल डोमेन और फील्ड वगैरह। कोई भी रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन तभी कहलाएगी जब वो कम्यूटेटिव हो, यूनिट एलिमेंट ना हो इसके अंदर, और जीरो डिविजर्स के बिना हो, विदाउट जीरो डिविजर्स हो। मतलब अगर मैं देखूं कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डी कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जहाँ पे डी क्या है, मेरा कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक, उसमें एक यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होल्ड कर रही है उसके अंदर। ठीक, और वो जीरो डिविजर्स के बिना हो, विदाउट जीरो डिविजर्स हो, तब हमारा वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारा इंटीग्रल डोमेन। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें फील्ड की, ठीक है, तो फील्ड के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, ये कि हमारी सबसे पहले तो रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। तीसरे में क्या है, ईच नॉन जीरो एलिमेंट पजेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब जो हमारा हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है तो वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, यही कंडीशन है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की। अब इस पे एक छोटी सी थ्योरम बनती है जो कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये प्रूफ करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो अगर हम देखें ऊपर वाली कंडीशंस में, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एक फील्ड में कोई भी जीरो डिवीजन नहीं है, तो वो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी सेम है कम्यूटेटिव रिंग वाली, यूनिटी एलिमेंट भी सेम है, बट थर्ड प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस है, इसमें ऊपर वाले में और इसमें, है ना। यहाँ पे क्या है, नो विदाउट जीरो डिविजर्स, यहाँ पर अगर मैं विदाउट जीरो डिविजर्स प्रूफ कर दूँ तो इसका मतलब फील्ड जो है वो मेरा इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम सेट मान लेते हैं। ठीक, हमने माना वो है एफ। ओके, तो हमने एफ में दो एलिमेंट माने ए और बी।
ठीक। अब अगर हम विदाउट जीरो डिविजन प्रूफ कर रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। तो पहली बार में मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ए इक्वल टू जीरो नहीं है, और इससे मैं ये प्रूफ करूँगा कि बी इक्वल टू जीरो है। फिर अगली बार में बी इक्वल टू जीरो नहीं लेके चलूँगा, मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलूँगा, और ये प्रूफ कर दूंगा कि ए इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो ए इक्वल टू जीरो है या फिर बी इक्वल टू जीरो है, जिसकी वजह से हमारा जो ए बी है वो जीरो के इक्वल हो रहा है। ठीक। अब ए बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर और उसकी कंपोजिशन में दोनों साइड लगा दूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू जीरो, और जीरो के साथ किसी का भी कंपोजिशन करो वो जीरो ही आएगा। ठीक। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लगा दिया तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी ई। आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी का किसी के साथ भी कंपोजिशन करो तो वो क्या आता है, ज़ीरो। तो वो ज़ीरो के अलावा जो एलिमेंट है, मतलब अगर मैं ए का कंपोजिशन करूं बी के साथ और जो मेरा ए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मेरा कंपोजिशन का आंसर क्या आएगा, बी। सिमिलरली अगर मैं आइडेंटिटी का कंपोजिशन बी के साथ करूं तो वो क्या आ रहा है, बी। ठीक है। और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि बी इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली अगर मैं बी नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलूँ तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बी इनवर्स का कंपोजिशन करूँ दोनों तरफ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमें लास्ट में ए इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, या अगर ए भी जीरो है तो या तो ए जीरो है या फिर बी इक्वल टू जीरो है, विच मीन्स दैट फील्ड में कोई भी जीरो डिवीज़न नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन है, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा, मतलब हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये कंपलसरी नहीं है। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ हमारी जो ये सेकंड यूनिट है ये एंड हो गई। अब हम पढ़ेंगे अगली यूनिट जो कि है बूलियन अलजेब्रा, और उसमें हम देख रहे होंगे बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस, जो टेबल सॉल्व कर रहे होंगे, लेटिस देख रहे होंगे, पोसेट देख रहे होंगे, एंड देन वो यूनिट भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक में, जिसमें हम जी एल बी एल यू बी को देख रहे होंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ऐसे करके कुछ टर्म्स को देख रहे होंगे। तो एंजॉय करिए इस जर्नी को, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।